काजल की सास महिमा एक कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम करती है और दूसरी तरफ काजल एक एमबीए ग्रेजुएट होकर भी कोई काम नहीं करती। वो तो सिर्फ घर के कामों में ही अव्वल होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी जी, ये लीजिए आपका टिफिन, और पापा जी, ये आपका अखबार। जैसे आपने कहा था, हिंदुस्तान टाइम ही है, आप फिक्र मत कीजिए। और ये रहा तुम्हारा टिफिन, और ये नीली और पीली फाइल जिसे तुम कब से ढूंढ रहे थे। थैंक यू काजल। अरे काजल बहू, ये देखो, एमबीए ग्रेजुएट वालों के लिए एक खास अवसर है नौकरी का। 50,000 सैलरी है। काफी अच्छा मौका है बहू, इसे हाथ से मत जाने दो। अरे वाह ब्रिजमोहन जी, ये तो वाकई में एक खास मौका है हमारी काजल बहू के लिए। देख बहू, तुझे इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। क्या अभी मम्मी जी, मेरा तो पहले से ही फिक्स है। मैं ये जॉब वॉब के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मुझे तो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ बनना था। अगर मैं ही बाहर जाकर काम करने लगी तो फिर घर कौन संभालेगा। अरे कुछ नहीं होता बहू, अब इतने सालों तक तो मैं दोनों भी संभाल रही थी, और तू तो नए जमाने की लड़की है। आजकल की लड़कियों को तो ये अच्छे से आता है। वो तो अपना करियर और अपना ससुराल दोनों को एकदम बराबर से मैनेज करती है। तुम भी सीख जाओगी। हाँ काजल, और रही बात घर को संभालने की, तो हम सब है ना तुम्हारे साथ। और पापा तो अपनी दवाइयाँ खुद से टाइम पर लेते हैं। और रहा सवाल सफाई और खाने का, तो ये दोनों काम तो काम वाली बाई भी कर सकती है। लेकिन मेरे होते हुए काम वाली बाई की क्या जरूरत है? आप लोग समझ नहीं पा रहे। मुझे ये सब काम करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये करती हूँ। बस रहने दे बहू, तुम्हें तो कोई भी काम नहीं करना। अरे तुम में तो कोई काम करने की इच्छा भी नहीं है। जिसे काम करना होता है वो हर हाल में करता है, बहानेबाजी नहीं करता। अब मुझे ही देख ले। खैर, तुम्हारे पीछे ज्ञान देना यानी वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मैं तो जा रही हूँ। काजल किसी की भी बात नहीं सुनती और उसे तो बस घर के कामों में ही संतुष्टि मिलती है। फिर एक दिन उनके घर पर युवराज का कॉलेज फ्रेंड शुभम और उसकी बीवी वैदेही आते हैं। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। ये नारियल की बर्फी मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह वैदेही बेटा, ये बर्फी तो बहुत ही उम्दा है। आहा, अति उत्तम। लेकिन वैदेही, ये बर्फी किस खुशी में? वो मेरा इसी हफ्ते प्रमोशन हुआ है ना, इसीलिए। वाओ, ब्रिलियंट, कांग्रेट्स वैदेही। ऐसे ही अपने करियर में आगे बढ़ती रहो बेटा। थैंक यू सो मच महिमा आंटी। बहुत मेहनती है मेरी प्यारी बीवी। सुबह से लेकर रात को सोने तक, कभी घर का काम तो कभी ऑफिस का, बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह काम करती रहती है। वाह, क्या बात है वैदेही। फिर शुभम और वैदेही के चले जाने के बाद महिमा काजल से कहती है, देखा काजल बहू, मैं तेरी किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर रही, पर वैदेही को ही देख ले। वो घर और बाहर के कामों को कितनी बखूबी संभाल लेती है। और तो और बाहर काम करने की वजह से उसके बोलचाल में भी कितना अच्छा बदलाव आया है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि बाहर जाकर काम कर और थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जा। मम्मी जी, आपको जो भी बोलना है आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कितनी बड़ी मीठी चूरी हो। आप मीठे बोल बोलकर कड़वे ताने देती हो। आपको मेरा यूं आराम करना देखा ही नहीं जाता। आपकी सेवा नहीं हो रही और आपको घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे चलने लगी हो, है ना? अरे बेवकूफ लड़की, घर में रहकर तेरे दिमाग में सच में भूसा भर चुका है। मैं काम किसी मजबूरी या दबाव के तले नहीं करती हूँ। मुझे काम करके अपने करियर में आगे बढ़ना है। मुझे ऑफिस जाना और हर रोज नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। और आइंदा से कुछ उल्टा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना,
वरना आज तो मुंह से जवाब दिया है, लेकिन अगली बार सीधे बेलन से जवाब दूंगी। नॉनसेंस कही की। महिमा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन काजल अपनी सहेली शेफाली के साथ बाजार में जाती है। ओए होए 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 होए, क्या पानी पूरी है यार। अरे भैया, और तीखा पानी डालो ना, और थोड़ा प्याज भी डालो। और हाँ, पानी पूरी खाने के बाद में सूखा पूरी जरूर देना, भूलना मत। हाँ मैडम, जरूर दूंगा। अरे सूखी पूरी लेना तो ग्राहक का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। फिर काजल अपने पैसे देती है और शेफाली खा ही रही होती है, इसीलिए वो काजल से कहती है, अरे काजल, मेरे हाथ तो पानी पूरी से भरे हुए हैं। तू एक काम कर, मेरे फोन में से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दे। मेरे पास अभी खुले पैसे भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? मुझे तो पता भी नहीं कि इससे पैसे कैसे भेजते हैं। अरे काजल, फोन की शक्ल क्यों उतार रही है? पे करना पैसे जल्दी। यार सॉरी शेफाली, लेकिन मुझे ऑनलाइन पैसे पे नहीं करने आते। वो क्या है ना, युवराज मुझे हार्ड कैश ही देते हैं, इसीलिए मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना नहीं जानती यार। ओफो, क्या काजल, तू भी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तेरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, अपनी पर्स में से छुट्टे पैसे दे दे, मैं तुझे बाद में दे देती हूँ। लेकिन शेफाली, मेरे पास तो एक्स्ट्रा के पैसे भी नहीं है। मैंने युवराज से थोड़े ही पैसे लिए थे। क्या? तेरे पास एक्स्ट्रा के कोई पैसे नहीं है? अबे यार, कैसी एंटीक पीस है तू काजल। सच में तेरा एमबीए करके कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट एक अच्छी सी नौकरी करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जा, फिर तुझे किसी पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शेफाली हाथ धोकर खुद ही पैसे देती है और बाजार में वो ढेर सारे फूड आइटम्स भी खाती है। पर काजल के पास पैसे ना होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ता है। फिर एक दिन जब काजल मंदिर में पूजा करने जाती है, तभी, अरे काजल, तुम यहाँ पर? अजीब बात है, जिस उम्र में महिमा को यहाँ पर होना चाहिए उसकी जगह पर तुम यहाँ पर हो, और जिस उम्र में तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए उसकी जगह पर महिमा ऑफिस में है। अरे क्या फायदा तुम्हारा इतनी पढ़ी लिखी होकर, जब तुम्हें ससुराल में बर्तन ही घिसने पड़ रहे हैं। मेरी बहू तो डॉक्टर है, डॉक्टर, खुद का क्लिनिक खोला है उसने अभी हाल ही में। हाँ, मेरी बहू भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस चलाती है, और वो घर से ही अचार पापड़ बनाकर डिलीवर करती है। उन औरतों की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। फिर एक रोज काजल एक शोरूम के बाहर से गुजर रही होती है, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस दिखाई देता है। वाव, कितना प्यारा है ये ड्रेस, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खरीद सकती। युवराज की सैलरी को तो 15 दिन बाकी है। काश मेरे पास अपने पैसे होते तो मैं इसे अभी खरीद लेती। फिर काजल उस ड्रेस की फोटो क्लिक करती है और घर जाकर उसे देखकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों का नल आज ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? देखिए ना माँ जी, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन अभी युवराज की सैलरी आने में 15 दिन बाकी है। तब तक ये ड्रेस कहीं बिक ना जाए, ये सोच सोच कर तो मेरा दिल ही घबरा रहा है। बहू, इसीलिए तो हम सब तुम्हें जॉब करने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास खुद के पैसे होते तो आज तुम्हें दूसरों के पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वो ड्रेस लेकर तुम कब की घर आ चुकी होती। तुम्हारे पापा जी एकदम सही कह रहे हैं बहू, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो भी तुमने ये सोचकर ठुकरा दी कि तुम्हारे पैसे काम वाली में खर्च हो जाएंगे। अरे काम वाली बाई को तो बस 10,000 देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी के 40,000 तो तुम्हारे पास ही होंगे ना। तुम उन्हें सेव करके कभी भी इस्तेमाल कर सकती हो।
मम्मी इज राइट काजल। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ाया और लिखाया है, और तुम उसके बदले में यहाँ पर घर में बैठकर आराम फरमा रही हो। आगे चलकर तुम हमारे बच्चों को भी यही सीख दोगी क्या? काम करने से सेहत भी बनी रहती है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें किसने रोका है? तुम तो बस अपने हाथों से ही अपना टाइम और अपना करियर गंवा रही हो। तुम्हारे पास तो कितने सुनहरे मौके आए हैं, उनका सही इस्तेमाल करके आगे जाओ बहू। खुद कमाओगी और बचाओगी तो आत्मनिर्भर बनोगी। फिर तुम्हें बात बात पर किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आज की ही बात देखो, तुम्हारे पास कितने गिने चुने पैसे थे। अरे तुम्हें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं आता, और तो और अपना पसंदीदा ड्रेस भी नहीं खरीद पाई तुम। सबकी बातें सुनकर काजल की आंखें खुल जाती। आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हो। अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और ये गिने चुने पैसे बचाने के चक्कर में मैं कुछ कमा भी नहीं पा रही। हमारे लिए कमाना कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी। मैंने आप तीनों की बात कभी नहीं सुनी, पर अब ये काजल अपने छूटे हुए सपनों को जरूर पूरा करेगी और इंडिपेंडेंट बनकर रहेगी। शाबाश काजल, ये हुई ना बात। फिर काजल अखबार में आई उस इश्तिहार में कांटेक्ट करती है और इंटरव्यू के लिए जाती है, और वो सिलेक्ट भी हो जाती है, जिसके बाद वो महीने के 50,000 रुपए कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करती है। पंखुरी अपनी सास सीमा के साथ रहती है। दोनों सास बहू बहुत कंजूस होती है। एक दिन की बात है। क्या करूं माँ जी, अभी तो ये काम वाली भी जा चुकी है। अब हमारे घर पर काम करने कौन आएगा? लेकिन पंखुरी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस घर में काम वाली बाई टिकती क्यों नहीं है। हाँ गिरीश की माँ, अरे तुम दोनों ने तो हमेशा से ही महंगी काम वाली रखी है। हमें पता है बाकी की काम वालियां कितना पगार लेती है, लेकिन तुम तो 10,000 देती हो। उसके बावजूद भी वो काम छोड़ के कैसे चली जाती है? अब क्या कर सकते हैं गिरीश के बाबूजी, हमें अब नई काम वाली ढूंढनी पड़ेगी, और उसे एक्स्ट्रा के 500 रुपए भी देने होंगे, ताकि वो हमारे घर पर टिक सके और हमें छोड़ कर न जाए। हे भगवान, अच्छा बाबा, ठीक है, दे दूंगा मैं। गिरीश और बलवंत के जाने के बाद पंखुरी अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, अब तो ये काम वाली भी भाग गई और साथ ही हमें पैसे भी नहीं देने पड़े। हाँ बहू, अब जो नई काम वाली आएगी उसके साथ भी हम यही करेंगे और उसे भी फंसाकर भगा देंगे। फिर सीमा और पंखुरी अपने लिए फिर से एक सस्ती काम वाली ढूंढने लगती है, और उन्हें एक गरीब काम वाली मुनमुन मिलती है। बड़ी मैम साहब, छोटी मैम साहब, मुझे आप दोनों बस काम दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो तुझे सिर्फ 2,000 ही दे सकते हैं, समझी तू? क्या सिर्फ 2,000? लेकिन ये तो बहुत ही कम है। देख मुनमुन, हमें महंगी काम वाली नहीं चाहिए। अगर तुझे काम चाहिए तो कर लो, वरना खिसको यहाँ से। तुम एकलौती ही नहीं हो इस मोहल्ले में, हमें कोई और मिल जाएगी। नहीं नहीं छोटी मैम साहब, मैं करूंगी ना काम, मुझे पैसे और काम की बहुत जरूरत है। मुनमुन अब घर के काम करने लगती है, लेकिन जैसे ही महीना खत्म होने की बारी आती है, तभी दोनों सास बहू वापस प्लान बनाती है। माँ जी, महीना खत्म होने को आया है और अभी हमें प्लान को अंजाम देना ही होगा। क्या करना है वो तो आप जानती ही हो, तो शुरू करें? हाँ बहू, चल। फिर सीमा और पंखुरी दोनों फर्श पर तेल गिरा देती है, और जब मुनमुन वहां से गुजरती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वहां पर रखा हुआ वास गिरकर टूट जाता है। हे राम जी की, अरे ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने मुनमुन। आंखें है कि बटन, या गिरवी रख के आई है कहीं पर?
ये इतना बड़ा वास तुझे दिखाई कैसे नहीं दिया? ओह नो माँ जी, ये वास तो काफी महंगा है। पूरे 10,000 का था ये, और तुमने तो पूरे 10,000 का नुकसान कर दिया। मुनमुन, बेशरम औरत, तुम गरीबों की यही आदत होती है, महंगी महंगी चीजों का नुकसान करती हो तुम। माफ कर दीजिए मेम साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। इस फर्श पे तो पहले से ही तेल फैला हुआ था। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तेल ने कहा होगा कि चलो आज बॉटल में से निकलते हैं और फर्श पे फैलते हैं। क्या बकवास करती हो तुम भी मुनमुन? अरे तुम इस घर की काम वाली हो, फर्श साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन नहीं, तुम तो एक गैर जिम्मेदार काम वाली हो। लेकिन इस नुकसान की भरपाई तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगी, और अब अगले 4 महीनों तक तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस महीने की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। क्या? हे भगवान, यहाँ तो ये दोनों मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मानो जैसे दोनों की दोनों पागल खाने से छूटी है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं यहाँ पर दिन रात काम करूंगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, मैं तो कल से यहाँ आऊंगी ही नहीं बाबा। और इस तरह ये काम वाली भी अगले दिन से आना बंद कर देती है। और इसी तरह सीमा और पंखुरी हर काम वाली को किसी न किसी नुकसान में फंसाकर उनसे भरपाई मांगती है, और डर के मारे वो बेचारी काम वाली अगले दिन आती ही नहीं। चल बहू, ये काम वाली भी गई डर के मारे। हमारे पतियों को लगता है कि हमने एक महंगी काम वाली रखी है, जबकि असल में तो हम सस्ती काम वाली रखते हैं, लेकिन उसे भी फंसाकर पैसे नहीं देते और फिर सारे पैसों से ऐश करते हैं। चल बहू, अब अगली बकरी ढूंढते हैं। हाँ माँ जी, चलो। एक दिन जब गली की सारी कामवालियां एक दूसरे से मिलती है, तभी वो उनको सीमा और पंखुरी के घर में हुए हादसे के बारे में बताती है। का दया रे दया, ये तो का कहत रे मुनमुनिया, तोरे से भी कोनो नुकसान हुई गवा वहां पर, और ओकरे बाद में तोरा को भी भरपाई कराई के खातिर तोरी तनख्वाह में से पैसे काटने की बात की वो दोनों सास बहुरिया ने। हाँ उषा, इसीलिए डर के मारे में गई ही नहीं वहां पर। तेरे साथ जैसा हुआ वही मेरे साथ हुआ। हम लोग इतना गर्मा जाई के काम करत रहे, लेकिन जाउन काम वाली वह सीमा और पंखुरी के घर में जाकर काम करते, उसे ही कोनो ना कोनो नुकसान होवते। ये बात तो हमरे भेजे में फिट ही नहीं होवते कि आखिर ये माजरा का है बबुआ। तभी वहां पर उनकी बातें काम वाली कांता सुन लेती है। मेरे का तो दाल में कुछ काला लग रहा है बाबा। मैं सच बोलती है, वो दोनों सास बहू एक नंबर की चैप्टर औरत है। ये सब उनकी ही चाल है, हो भी सकते कांता दीदी। अब किसको क्या पता। ठीक है, अब इस बात का पता मैं लगाएगी, क्योंकि कल से उन दोनों के घर पर काम करने मैं जाएगी। फिर मैं भी देखती है कि वो दोनों आखिर करती क्या है। टेंशन ना चिट्टा। फिर अगले दिन कांता वहां पर जाकर सीमा और पंखुरी से काम मांगती है, जिसके बाद सस्ते दाम में मानने पर वो दोनों उसे काम पर रख लेती है। कांता घर के सारे काम अच्छे से करती है, लेकिन जैसे ही महीने की आखिरी तारीख नजदीक आने लगती है, तभी पंखुरी बहू, महीना खत्म होने वाला है। इससे पहले कि हमें इस कांता को पैसे देने पड़े, हमें इसे भी बाकी काम वाली की तरह ही फंसाना होगा। कुछ सोचा है कैसे करेंगे इस बार? हाँ माँ जी, मेरे इस खुरापति दिमाग में एक गर्मा गर्म आइडिया आया है। हम वही करेंगे इस बार। फिर महीने के अंत में कांता जब उनसे पैसे मांगती है, तभी अरे काय की तनख्वाह कांता, देख अभी अभी तेरी दीदी को हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। दवाइयों का 2,000 बिल हो चुका है, क्योंकि कल तूने जो खाना बनाया था वो सही नहीं था। हाय रे मेरा पेट। कांता,
डॉक्टर ने कहा कि खाने में कोई खराबी थी और उसी के कारण हुआ है ये। तुम ही दोषी हो कांता, तुमने खाने में गड़बड़ कर दी। क्या? अरे कायपन क्या बोल रही है आप दोनों? मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। अब बिल ही इतना आया है, तू ही जिम्मेदार है इस सब के लिए, इसीलिए तुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऊपर से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फीस और गाड़ी के भाड़े में ही 3,000 रुपए लग गए। उसके पैसे भी तेरी ही तनख्वाह से कटेंगे। कल का खाना सिर्फ मैंने ही खाया था, उसमें सच में कोई गड़बड़ थी। माँ जी का तो व्रत था, इन्होंने तो उसका एक निवाला भी नहीं खाया, इसीलिए इन्हें कुछ भी नहीं हुआ और मेरी ही हालत खराब हो गई। अरे आप दोनों ये कैसी बातें करेली हो? अरे दीदी, कल का खाना मैंने भी खाया था। मैं बची हुई सब्जी लेकर गई थी अपने घर पर, और व्रत तो अम्मा जी का था ना। लेकिन साहब और बड़े साहब, उन दोनों ने भी खाया होगा, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मैं, अब ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो और मेरे को मेरे पैसे दो बाबा। मैंने कुछ नहीं किया, खाली फुकट मेरे ऊपर बिल न का फाड़ू। हाँ नहीं तो चला, मी चालले आता, कल आती जल्दी टाइम पे। सी यू, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग। इस तरह सीमा और पंखुरी कांता को कुछ भी नहीं बोल पाती और चालाक कांता अपनी तनख्वाह के पैसे लेकर वहां से चली जाती है। ओफो माँ जी, हमारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया और 2,000 भी हमारे हाथ से निकल गए। जाने दे पंखुरी बहू, हमें हर महीने हमारे पति 10,500 रुपए देते हैं। उसमें से अगर 2,000 रुपए चले भी गए तो भी हमारे पास बहुत पैसे बचते हैं। लेकिन अगले महीने कुछ तगड़ा प्लान करना पड़ेगा। अब अगले महीने तो मैं ही जैसा तगड़ा प्लान बनाएगी कि इन दोनों की तो बैंडेज बच जाएगी। फिर अगले दिन कांता साफ सफाई करते समय बेडरूम का टीवी दीवार से निकालकर जमीन पर पटक देती है और टीवी बुरी तरह टूट जाता है। टूटने की आवाज सुनकर सीमा और पंखुरी वहां पर आ जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया कांता? हमारा इतना महंगा टीवी, अरे ये तो पूरे 80,000 का टीवी था और तूने इसे ही तोड़ दिया। ओह नो, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने हमारा। अरे नालायक चुड़ैल, नींद में सफाई कर रही थी क्या, या कोई ट्रेन छूटे जा रही थी तुम्हारी जो इतनी जल्दबाजी में सफाई कर रही थी? माफ कर दियो मेरे को, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया ये टीवी। आप दोनों की शपथ। बस बस, बहुत हुआ तेरा ये नाटक, नालायक औरत। अब मैं तेरी आने वाली तनख्वाह से ही टीवी के पैसे काटूंगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें हर रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा का काम करना होगा, समझी तुम? ठीक है दीदी, चलेगा मेरे को। अब क्या कर सकते हैं, गलती तो मेरी ही थी ना, अब भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगले दिन कांता आती ही नहीं और वो गुल हो जाती है, जिसके बाद सीमा और पंखुरी टेंशन में अपना सर पकड़ लेती है। माँ जी, ये कांता तो आई ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? हर बार नाटक करते करते इस बार तो सच में ही नुकसान हो गया हमारा, और अब तो कांता भी नहीं आएगी। सीमा और पंखुरी की सारी बातें उनके पति सुन लेते हैं। इसका मतलब तुम दोनों सस्ती काम वाली रखती थी और उनसे जानबूझकर नुकसान करवाकर उन्हें फंसाती थी और उन्हें खाली हाथ भागने पर मजबूर करती थी और हमसे झूठ बोलकर ज्यादा के पैसे लेती थी और अय्याशिया करती थी। छी गिरीश की माँ, आप इतना कैसे गिर सकती हो? ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है और आज उन्हीं सारे बुरे कर्मों के फल मिल रहे हैं आप दोनों को। गरीब की मेहनत के पैसे उन्हें मिलने ही चाहिए, लेकिन आपने उनके साथ अन्याय किया है। हाँ गिरीश बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमें हमारे पापों की ही सजा मिली है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों काफी शर्मिंदा है। दोनों अपने पतियों से माफी मांगती हैं और सारी काम वालियों को उनके हिस्से के पैसे देकर वो अब नई काम वाली रखती है
और उसे उसके हक से सारे पैसे देती है। मल्लिका अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। मल्लिका के पति अखिलेश की मौत हुए बस कुछ ही साल हुए थे। मल्लिका एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मालकिन होती है और साथ ही उसकी बेटी भी वही बिजनेस संभालती है। एक दिन रिया घर पर अपने बॉयफ्रेंड अद्वैत के साथ आती है। मॉम, ये अद्वैत है, मेरा बॉयफ्रेंड, हमारी ही कंपनी में काम करता है, एमपी से मुंबई आया है। अद्वैत और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम, और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अद्वैत बहुत ही हॉट एंड हैंडसम होता है। मल्लिका अद्वैत को देखकर झट से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। हेलो मल्लिका मैम। हेलो अद्वैत। रिया, तुमने तो कहा कि यह हमारी कंपनी में काम करता है, लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। मॉम, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अद्वैत मेरे अंडर काम करता है, आपके नहीं। हो, आई सी, दैट्स ग्रेट। थोड़ी देर में अद्वैत चला जाता है। मल्लिका उन दोनों के रिश्ते से खुश तो होती है, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रिया बेटा, मुझे तुम्हारे और अद्वैत की शादी के डिसीजन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं फाइनल यस करूंगी। शर्त? कैसी शर्त मॉम? वो शर्त ये है कि अगर तुम्हें और अद्वैत को शादी करनी है तो अद्वैत को घर जमाई बनकर यहाँ इस घर में आना होगा। देखो रिया, मैंने पहले ही तुम्हारे डैड के जाने के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, और तुम्हें इतने नाजों से पालने के बाद मैं तुम्हें किसी और को नहीं देना चाहती। लेकिन मॉम, रिया, अगर तुम कहोगी तो अद्वैत जरूर मान जाएगा। एक बार उससे पूछ के तो देख लो। इतना कहकर मल्लिका वहां से चली जाती है। रिया अद्वैत को घर जमाई बनने के बारे में बताती है। तभी, ठीक है रिया, मुझे घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा पूरा परिवार तो गांव में ही रहता है, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल राइट। थैंक यू बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम माई स्वीट हार्ट। अद्वैत और रिया की शादी हो जाती है और अब अद्वैत घर जमाई बन चुका था। शादी के बाद मल्लिका अब अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बस दिन रात अद्वैत को ही ताड़कर अपनी आंखें सेकती रहती। एक दिन अद्वैत घर के जिम में शर्टलेस होकर वर्कआउट करने लगता है। तभी मल्लिका चुपके से उसे मदहोश निगाहों से देखती है। वाओ यार, ये कितना हॉट और हैंडसम है। मैं इसे अपने इर्द गिर्द देख सकूं, इसीलिए ही तो मैंने इसे घर जमाई बनाया है। ही जस्ट टू सेक्सी। उफ। तभी वहां पर रिया अद्वैत का प्रोटीन शेक लेकर आती है और वो मल्लिका को चुपके से अद्वैत को देखते हुए पकड़ लेती है। रिया के आने पर मल्लिका फौरन वहां से छूमंतर हो जाती है। ये मॉम इस तरह से क्यों चली गई और अद्वैत को इस तरह वो क्यों देख रही थी? रिया को अब मल्लिका के अजीबोगरीब बर्ताव पर शक होने लगता है। वही मल्लिका अपने दामाद अद्वैत को दिन रात फैंटेसाइज करती है। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है विथ लेस शुगर एंड मोर कॉफ़ी। थैंक यू डियर। एंड बाय द वे, मुझे माँ जी कहकर मत पुकारो, सीधा मेरा नाम लेकर पुकारा करो। इट साउंड्स रियली गुड। वेल फाइन, मुझे कोई इशू नहीं है। मल्लिका अब दिन ब दिन और भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने लगती है और वो पहनकर वो अद्वैत के सामने आती जाती रहती है ताकि वो अद्वैत को उसकी तरफ आकर्षित कर सके। रिया को अपनी माँ का ये बदला हुआ बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वो शाम के समय मल्लिका के कमरे में कुछ फाइल्स देने जाती है, तभी वो उसे अद्वैत की शर्ट को अपने बदन से लगाकर सूंघते हुए देखती है। आह, क्या खुशबू है इसकी। वाह, ये मॉम को क्या हो गया है? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मॉम को वैसे भी परफ्यूम्स का बहुत शौक है।
शायद मॉम को अद्वैत का परफ्यूम पसंद आ गया होगा। रिया को हो रहे शक को वो नज़रअंदाज करने लगती है। एक दिन जब रिया और अद्वैत दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी अद्वैत बेबी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? है ना मुझ में भी वो जलवा? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, एकदम हॉट, स्टनिंग एंड सेक्सी। क्या? अरे चिल बाबा चिल, मजाक कर रहा था मैं। तुम भी ना अद्वैत। फिर एक दिन शहर के बाहर एक मीटिंग होती है और वहाँ पर अद्वैत को ही जाना पड़ता है। अद्वैत बेबी, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे तुम? अरे रिया, आई विल मैनेज इट आउट, तुम चिंता मत करो। रिया, मुझे लगता है तुम यहीं रुक कर ऑफिस देखो, मीटिंग के लिए मैं चली जाती हूँ। वैसे भी पिछले कई सालों से मैं इस शहर के बाहर ही नहीं गई। मीटिंग के बहाने ही सही मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और इसी बहाने मैं अपने जमाई के साथ थोड़ा टाइम भी बिता पाऊंगी। क्यों जमाई जी? ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी। मेरा मतलब मल्लिका। ठीक है मॉम, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चले जाइए अद्वैत के साथ, मैं यहाँ पर कंपनी का काम संभाल लूँगी। आप यहाँ की चिंता मत करना। फिर अद्वैत और मल्लिका दोनों बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं और रात में होटल रूम में मल्लिका अपने आप को रोक नहीं पाती और वो अद्वैत को गले से लगा लेती है। अब अद्वैत भी मल्लिका से आकर्षित हो जाता है। मल्लिका, यू रियली लुक ब्यूटीफुल। तुम तो रिया से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू हॉटी। आखिरकार मेरी खूबसूरती और कातिलाना अदाओं ने तुम्हें मेरा दीवाना बना ही दिया। यस डार्लिंग। बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद भी वो दोनों घर में चुप चुप कर, कभी किचन में तो कभी टेरेस पर, मौका मिलते ही एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन रिया जब आधी रात को नींद से उठती है, तभी वो अपनी माँ और अपने पति को साथ में एक दूसरे के बहुत करीब देखती है और वो बहुत चौंक जाती है। छी मॉम, आपको शर्म नहीं आती कि अपनी ही बेटी के साथ इतना गलत करते हुए, अपनी ही बेटी का घर तोड़ते हुए, और तुम अपने गंदे अरमान पूरे करने के चक्कर में इतने नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जितना रोमांस करना है करते बैठो। अब आप लोगों को छुप छुप के रोमांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ। मर गई है तुम्हारी बेटी मल्लिका। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और अद्वैत और मल्लिका साथ रहने लगते हैं। 1 साल के बाद रिया अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करती है और वही दूसरी तरफ मल्लिका का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वो बहुत पछताती है। एक दिन वो रिया का नाम अखबार में पढ़ती है। रिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं पूरी तरह डूब गई। शायद ये मेरे कर्मों की ही सज़ा है।